ओके डियर स्टूडेंट, सो अब जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो नया एक यूनिट पढ़ने वाले हैं, वो 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही सही, बट वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी क्रिशियल टॉपिक है। ओके, बट उसका जो वेटेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेई नीट वगैरह में। दूसरी बात कि अगर एक बार आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया है तो आप इजीली उसके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। किसी क्वेश्चन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो इम्पोर्टेंट है आपको कंसेप्ट बाय कंसेप्ट टॉपिक क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व करनी है वो आना चाहिए। उसके बाद आप कभी इस टॉपिक में रुकने वाले नहीं हो। और ये काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक माना जाता है। रीज़न इसका ये है क्योंकि ये इतना हार्ड टॉपिक नहीं है जिस तरीके से आप सर्कुलर मोशन, रोटेशनल और क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ मास, इस तरीके के टॉपिक के जरिए हार्ड चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो अब 11th के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो हमारे पास दो टॉपिक है, 11th चैप्टर और 12th चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, और उससे पहले आता है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर नंबर 11। ओ 11 ऑफ 11th क्लास, ओ माय गॉड, बड़ा शगुन हुआ यार, 11 रुपए का नेक। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस पूरी यूनिट को जो है, इस पूरी यूनिट जो जो दो दो चैप्टर की यूनिट है, इस पूरी यूनिट को आपने नाम दिया थर्मोडायनेमिक्स। क्या नाम दिया? थर्मोडायनेमिक्स से। अरे सर ये नाम तो मैंने सुना है, कहाँ सुना है? केमिस्ट्री में सुना है। ओह माय गॉड, कहाँ सुना होगा? केमिस्ट्री में। ठीक है, सो केमिस्ट्री में जो भी आपने सुना है, केमिस्ट्री में भी हम उसे पढ़ते हैं, तो चीजें वही है, बस पढ़ने का तरीका अलग है। रिश्ता वही, समझ नहीं। स्टार्ट। ओ सर पढ़ाई के बाद टीवी की बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं करते। तो थर्मोडायनेमिक्स नाम से आपने वहां भी पढ़ा है, बस वहां पर कुछ मैटर्स, कुछ कंसेप्ट डिफरेंट हो जाते हैं। ये डिफरेंट अगर इनडायरेक्टली बोला जाए तो कंसेप्ट डिफरेंट नहीं होते हैं, बट उनको पढ़ने का तरीका जो है वो डिफरेंट हो जाता है। थर्मोडायनेमिक्स, ये थर्मल के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हीट इंजन हुआ, टेम्परेचर स्केल्स, केटीजी वगैरह वगैरह, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं। हम इसमें जो नेक्स्ट एक चैप्टर वो आएगा केटीजी के नाम से, तो इस तरीके से हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। बट सारी चीज़ें ईजी है, कंसेप्चुअल है, बस डिफरेंट इतना है। ईजी तो है बट यह है कंसेप्चुअल है। कंसेप्ट आपको मिस नहीं होना चाहिए। सो इसको मिटा देता हूँ, गंदी बात, गंदी चीजें नहीं लिखी जाती है। पहला चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ओके बच्चों, तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, इसके बारे में बात की जाए तो सबसे पहले एक नाम आता है, जिसमें पूरी चैप्टर में और पूरी यूनिट में हम इसको नहीं भूलेंगे, पूरी यूनिट में हम इसका भेजा खाएंगे। टेम्परेचर। क्या? टेम्परेचर। दूसरी चीज होती है हीट। ठीक है, हीट, हीट और टेम्परेचर, हीट और टेम्परेचर, एनर्जी, इस इन तीनों चारों चीजों को, हीट, टेम्परेचर, एनर्जी, वर्क, इन सब 4-5 टर्म जो है ये पूरी यूनिट में हम इससे खेलेंगे। ठीक है, इनके साथ खेला शुरू किया जाएगा। उससे पहले अब टेम्परेचर की तो बात इस चैप्टर में हमें करनी ही है, सॉरी इस लेक्चर में हमें करनी ही है। पहले हम बात करते हैं हीट की। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर है। ठीक है, सर आपके सारे लेक्चर बेसिक होते हैं, मजा मत किया करो है। और ये छोटा सा चैप्टर, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मजा है। ओनली 10 वीडियोस का लेक्चर है, ज़्यादा छोटा तो हम करते ही नहीं है। 10 वीडियोस का, सॉरी ज़्यादा बड़ा तो हम कभी करते नहीं। 10 वीडियोस का लेक्चर चैप्टर है, इजीली खत्म हो जाए। देख लेंगे सर हम आपको, देख लेना, कोई बात नहीं। तो पहले बात करते हैं हीट। और एक और वर्ड है आप जो जस्ट पढ़ के आए हो 11th क्लास में, फोर्स के बाद वर्क, हीट और वर्क। अब इन दोनों को थोड़ा सा डिस्कस किया गया है। तो देखो हीट और वर्क जो है ये क्या है बच्चों? वे ऑफ एनर्जी, एंड ये क्या है? वे ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, वे ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। क्या है ये? वे ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, यानी कि एनर्जी को ट्रांसफर करने के तरीके हैं हीट और वर्क। ठीक है, अब ये तो हुई सर सिमिलैरिटीज
कि हीट भी क्या है, एनर्जी ट्रांसफर करने का तरीका है, वर्क भी क्या है, एनर्जी ट्रांसफर करने का तरीका है, ठीक है। तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये तो है मैकेनिकल तरीका। ओ माय गॉड, ये क्या बात हो गई सर, मजाक मजाक में आप तो बहुत दूर तक चले आए। ये तो क्या हो गया, मैकेनिकल तरीका। मैकेनिकल तरीके का मतलब सुनो, याद करो वो पुराने बिखरे दिन जब आप और वो हुआ, नहीं 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 वो नहीं, आपके साथ में एक बॉक्स हुआ करता। सर आप वैलेंटाइन डे अभी भूले नहीं हो? नहीं भूले, नहीं भूले, ठीक है। और आप हुआ करते थे, आप क्या करते थे, इस बॉक्स को इस तरह से फोर्स लगा के आगे की तरफ डिस्प्लेस करते थे। तो पहले आप क्या करते थे, इस पर फोर्स लगाते थे, एक दो, अब फोर्स लगाते थे तो ये ब्लॉक डिस्प्लेस्ड होता नहीं होता था। पुरानी बात है, क्या मैं सही जा रहा हूँ? पर आप कभी गलत हो ही नहीं सकते। थैंक यू बेटा। तो डिस्प्लेसमेंट हो, अब फोर्स लगाया, आपने डिस्प्लेसमेंट किया, तो यहाँ से आपके पास क्या जनरेट हुआ, वर्क जनरेट हुआ। फिर आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी, तो जितना सर वर्क डन किया वो वर्क डन किसके इक्वल हुआ, एनर्जी के इक्वल हुआ। आई नहीं आई? तो कुल मिलाकर आपने क्या किया, आपकी एनर्जी कहाँ ट्रांसफर करी, बॉक्स में ट्रांसफर करी, और बॉक्स में ट्रांसफर करने का तरीका क्या हुआ, वर्क हुआ, और वर्क कौन सा तरीका, मैकेनिकल हुआ, ठीक है। कोई ये दूसरी है क्यों, ये है नॉन मैकेनिकल तरीका। नॉन मैकेनिकल तरीका, ओ माय गॉड। ये बताया आपको क्या चल रही है, जनरल बातें, जनरल बातें चल रही है, काफी ज्यादा बातें करनी है हमने को, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ जनरल बातें करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम इस पर आगे काम करना स्टार्ट करें। तो सर छोड़ो ना, इसको स्किप कर देते, ओए स्किप करने का नाम नहीं, ठीक है साहब। तो अब हम कहाँ जाए, नॉन मैकेनिकल तरीका। नॉन मैकेनिकल तरीका मतलब, नॉन मैकेनिकल तरीके का मतलब ये है कि डायरेक्ट आपको हीट को ट्रांसफर कर देना है। अब सोचो, सुनो आप, हीट का नॉन मैकेनिकल का तरीका का मतलब, सोचो सोचो, ये हुआ एक ब्लॉक, ठीक है, एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दूसरा 20 डिग्री सेल्सियस। अब हीट से मैं एनर्जी को ट्रांसफर कैसे कर सकता हूँ, हीट को फ्लो करवा के, हीट से एनर्जी का ट्रांसफर कैसे पॉसिबल है, हीट का फ्लो करवा कर। और हीट का फ्लो करवाना है तो मुझे क्या चाहिए, मेन टेम्परेचर डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस। यानी कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट लाओ, दोनों के ऑब्जेक्ट में दोनों के टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, एक का हाई होगा दूसरे का लो होगा। तो जो हीट है वो कहाँ से कहाँ जाएगी, हाई से लो, हाई से लो, अमीर से गरीब। ऐसा हमेशा अमीर से गरीब रहता है। सर ये मजाक, कोई बात बची नहीं, कोई बात नहीं बची। तो फिलहाल हम बात करते हैं फिजिक्स की और आते हैं हीट पे। और अगर हीट फ्लो की बात करें तो वो कहाँ जाएगी, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हाई टेम्परेचर से कहाँ जाएगी, लो टेम्परेचर की तरफ जाएगी। ये बात डब्बे में बंद करके रख लो, बॉक्स में बंद करके रख, हो गया बात खत्म, ठीक है साहब। अब यहाँ जाएगी कैसे वो चेक करते हैं। वो नया मार्कर लाया हूँ यहाँ लिए। सो एक, अब समझो, इस वाले ब्लॉक की बात करो, बॉडी नंबर 1 की, ये बॉडी नंबर 1 और ये बॉडी नंबर 2, ओके। अगर इसकी बात करूं तो ये वाला मॉलिक्यूल इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। यानी और यहाँ पे दो मॉलिक्यूल इस तरह से, हम जुदा हो गए, ओ सॉरी गाना, तो ये इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है। यानी कि अब मुझे बताओ कि किन इसमें से कौन से बॉडी के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। सर इस वाले की ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर भी ज़्यादा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा। यहाँ का टेम्परेचर कम तो इसके मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी भी कम। यानी कि इसके मॉलिक्यूल फास्ट वाइब्रेट करेंगे, ठीक है, और इसके मॉलिक्यूल लो वाइब्रेट करेंगे, धीरे वाइब्रेट करेंगे, स्लो वाइब्रेट करेंगे। इसके मॉलिक्यूल स्लो वाइब्रेट करेंगे, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। और इसके मॉलिक्यूल कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, फास्ट वाइब्रेट करेंगे। बोलो भारत माता की जय, ओके बोलते सर, ठीक है साहब। सो इसके मॉलिक्यूल फास्ट वाइब्रेट करेंगे, इसके मॉलिक्यूल स्लो वाइब्रेट करेंगे। अब मैंने क्या किया,
इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में ले आया, टू पास कांटेक्ट में लाया, और कांटेक्ट कराने के बाद मैंने इसको जैसे ही कांटेक्ट करवाया, सो ये कुछ बाद में मुझे इस तरीके से इनका भरत मिलाप होता हुआ नजर आया। देखिएगा, ओह ये क्या हो गया, ये बॉडी नंबर 2, ये बॉडी नंबर 1। अब देखो इसके मॉलिक्यूल इस वाले बॉडी के मॉलिक्यूल से आपस में कोलाइड करेंगे, तो अब ये जो कोलाइड करने का काम क्या करेंगे, कोलाइड करने के बाद अपनी काइनेटिक एनर्जी किधर ट्रांसफर करेंगे, सेकंड वाले मॉलिक्यूल में। यानी कि फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल अपनी काइनेटिक एनर्जी किसको ट्रांसफर करेगा, सेकंड वाले के मॉलिक्यूल को। इस तरीके से सारे इसके जितने भी हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल थे वो इस वाले ब्लॉक की अपने मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देंगे। और जब से ही वाइब्रेटिंग एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे, तो क्या मेरा यहाँ से बॉडी नंबर 1 से बॉडी नंबर 2 में हीट का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा, हीट का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर हीट का ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूँ कि एनर्जी का ट्रांसफर स्टार्ट हो गया, एनर्जी का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाए। तो मुझे बताओ, क्या यहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी? नहीं, एक के आग लगाई और एक को चुपचाप रखा, एक के आग लगाई और एक को नॉर्मल रखा, और बाद में दोनों को सिर्फ कॉन्टेक्ट में लाके छोड़ दिया। इतनी मेहनत, पसीने वाली मेहनत नहीं करनी पड़ी। और यहाँ पे कुछ भी नहीं किया मैंने, एक के आग लगाई, एक के आग लगा के कितना टेम्परेचर गया, 50 डिग्री सेल्सियस। गलती से नहीं करने का मैं लेफ्ट कर रहा हूँ, मैं इन दोनों को कॉन्टेक्ट में ला के रख दिया। देखिए मैं बैठ के मजे देख रहा हूँ, ये आपस में वाइब्रेट कर रहे हैं। कौन से वाइब्रेटिंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो वाइब्रेटिंग काइनेटिक एनर्जी के थ्रू टू बस अपनी एनर्जी को कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, बगल वाले मॉलिक्यूल में, यानी कि खोपचे में लेके जाके इसको क्या किया, इसको एनर्जी का ट्रांसफर किया। तो ये तो हो गया आपका हीट का ट्रांसफर कैसे होगा, ठीक है। इनडायरेक्टली अगर देखा जाए बच्चों, तो हीट भी एक तरीके की एनर्जी ही है, हीट भी एक तरीके की एनर्जी, हीट को भी एनर्जी बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे बोलते हैं हीट इज एनर्जी। ओहो, तो ये तो आप नहीं पता था, हीट इज एन एनर्जी, ठीक है। हीट भी एक तरीके की एनर्जी है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई खास उसमें हुआ नहीं। हीट और वर्क में भी एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। वर्क इक्विवेलेंट क्या होता है, वो रूल्स हैं थर्मोडायनेमिक्स के, वो हम आगे फॉलो करेंगे। फिलहाल मुझे बताओ कि फील आई है बस कि हीट क्या होती है। मुझे इस पूरी रामलीला से आपको क्या फील करवाना था कि व्हाट इज हीट, व्हाट इज हीट। तो क्या आपको फील हुआ? तो फील तो बहुत बुरा हो गया, अब आप चले जाओ वरना आपको गोली मार दी जाएगी। तो हीट का फ्लो समझ में आना कि हीट फ्लो कब करेगी, सीधी सी बात कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर हीट आपकी फ्लो करेगी, ठीक है। दूसरी चीज अब बात आती है टेम्परेचर की, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्परेचर। सर मुद्दे की बात पर इतनी लेट आते हो ना, किसी दिन हम छोड़ के चले जाएंगे। अरे यार ऐसे मत बोल यार। सो ओके, अब बात करते हैं टेम्परेचर की, टेम्परेचर क्या चीज होती है और हीट और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। अरे यार ये तो मैं बता चुका हूँ, हीट और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर किसी ऑब्जेक्ट का, उतनी ही ज़्यादा उसमें हीट। और अगर दो ऑब्जेक्ट है, एक का टेम्परेचर हाई और एक का टेम्परेचर लो, तो हीट का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ जाएगी, हाई से लो जाएगी। ये तो सीख दे रहा हूँ, हीट तो आ गई समझ में, वेरी गुड भाई, समझ में आ गई। तो टेम्परेचर क्या है, बेसिकली सपोज मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब वो कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, ठीक है। मैं बोलता हूँ कोई भी ऑब्जेक्ट लेके आया, मान लो सपोज दूध लेके आते, दूध वाला आया। अब जब दूध लेके आए, आपने पहले उसको पॉट में रखा हुआ है, ठीक है। अब उसका टेम्परेचर नॉर्मल है, रूम टेम्परेचर, तो इसका मतलब आप बोलोगे दूध ठंडा है। जब आप उसे बॉईल करोगे, अब आपको कैसे पता चला कि हीट उसका वो टेम्परेचर ज़्यादा है? क्यों? क्योंकि आपने चेक किया कि जो वो मिल्क है वो पहले से काफ़ी गर्म हो चुका है, यानी कि उसकी हॉटनेस बढ़ गई, दैट मीन्स उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो। तो अगर देखा जाए तो टेम्परेचर क्या शो कर रहा है, डिग्री ऑफ हॉटनेस। ओ माय गॉड, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस। तो टेम्परेचर क्या शो करता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ओहो सर, टेम्परेचर ये चीज होती है, हमें तो आज पता चला। हम तो टेम्परेचर वो समझते हैं जो मुंह में डालता है डॉक्टर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो टेम्परेचर क्या है,
डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, यानी कि कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है कंपेरेटिवली, कोई ऑब्जेक्ट कितना कोल्ड है, वो सब हम किसके बिहाफ पर डिनोट करते हैं, वो हम डिनोट करते हैं टेम्परेचर के बिहाफ पर, ठीक है। अब बहुत सारे टेम्परेचर आप पढ़ चुके हो, ठीक है, काफी ज्यादा टेम्परेचर आप पढ़ चुके हो, है ना। टेम्परेचर स्केल्स आप अभी तक बहुत पढ़े, केल्विन पढ़ लिया आपने, फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस। अगर केमिस्ट्री में आप ये चैप्टर पढ़ चुके हो अभी तक, तो वहाँ भी आपने देखा होगा केल्विन वगैरह, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट। और अभी तक के काफ़ी चैप्टर में कई बार आपको केल्विन टेम्परेचर नाम सुना होगा, कोई उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन है, अब सुनो बात को। पहले इसकी टेम्परेचर की यूनिट की बात करूँ तो टेम्परेचर की स्टैंडर्ड यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है केल्विन, ठीक है। छोटे मोटे लोग इसको डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, अपन नहीं नापेंगे। कुछ लोग इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं, वो भी हम नहीं मेजर करते, गंदी बात, ठीक है। दूसरी चीज, कहीं पर इसकी डायमेंशन की बात करूँ तो इसकी ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है सर, आपने तो बताया है। अगर जाके देख यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर प्लेलिस्ट जाके खोलो, वहाँ पर ही डायमेंशन आपको मिलेगी इसकी। क्या थी इसकी डायमेंशन? थीटा, थीटा 1 या थीटा बोलते थे, ठीक है। फिर ये तो कुछ देखा देखा लग रहा है, ये एंगल है, एंगल खेलते हो आप, थीटा थीटा है ना, वो थीटा साइन थीटा वाला थीटा, ठीक है। बट टेम्परेचर के लिए भी हम थीटा को डिनोट करते हैं, ठीक है। सॉरी, थीटा से हम टेम्परेचर डिनोट करते हैं, तुम लोग कंफ्यूज कर देते हो यार, है। तो डायमेंशन इसकी क्या होगी? थीटा, ओके। ये इसकी जनरल बातें होगी। इसका आधार कार्ड बन गया, आधार कार्ड बोले तो इसका यूनिट पता लग गया, इसकी डायमेंशन पता लग गया, इससे कोई मेरे को मतलब नहीं है। अब बात करते हैं टेम्परेचर और थर्मोमीटर की। सर टेम्परेचर को मेजर करना है तो क्या यूज करोगे आप? टेम्परेचर, अरे ये रुको, टेम्परेचर अगर देखा जाए, एक टेम्परेचर से रिलेटेड एक बात बताना मैं भूल गया। टेम्परेचर होता क्या है बच्चों? अगर मैं नॉर्मल बात करता हूँ, किसी भी सॉलिड ले लो, लिक्विड ले लो या गैस ले लो, सॉलिड ले लो, लिक्विड ले लो या गैस ले लो, नॉर्मल इन सब में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स। तो टेम्परेचर की अगर बात करूँ तो टेम्परेचर इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल, एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल। यानी कि टेम्परेचर क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर उसके मटेरियल के मॉलिक्यूल का, हर एक मॉलिक्यूल में कितनी एनर्जी है उसको शो करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर किसको शो करता है? उसके हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी है, ठीक है। जब आप आइडियल गैस इक्वेशंस की बात करेंगे, हम आइडियल गैस पढ़ने वाले हैं आगे चलिए, या केटीजी जो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि जो आइडियल गैसेस के लिए टेम्परेचर इज इक्वल टू इट्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को गोली मार लो आप, तो सब इतना ध्यान रखो कि हर एक मॉलिक्यूल के पास में कितनी एनर्जी है, हर एक मॉलिक्यूल के पास में कितनी एनर्जी है, वो किससे डिनोट की जाएगी? टेम्परेचर से डिनोट की जाएगी। सपोज मान लो मैं यहाँ पे एक सॉलिड लेके आया हूँ, इसमें इंफिनिटी मॉलिक्यूल है। ओह माय गॉड सर, मजाक मत किया करो। हर एक मॉलिक्यूल के पास में मान लो ये इतने मॉलिक्यूल है ना, कितने हैं ये मुझे नहीं बताया गया, मैं भूल गया, ठीक है। अब ये इतने जितने भी मॉलिक्यूल हैं, इसमें से हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी होगी। अब हर एक मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या शो कर रही है? इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर शो कर रही है। क्या शो कर रही है? इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर शो कर रही है, ठीक है। आई बात समझ में? इसलिए बोला जाता है कि टेम्परेचर इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल। हर एक मॉलिक्यूल पर टोटल एवरेज एनर्जी कितनी है वो किसको शो करेगी? टेम्परेचर को, ठीक है। अब बात करते हैं टेम्परेचर को मेजरमेंट करने का तरीका। ओ माय गॉड, तो बहुत मुसीबत आ गई है हमारे पास। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्यों, ठीक है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी? थर्मोमीटर की जरूरत पड़ी। सर ये तुम्हें पता है यार, क्या असर पका, बात मेरे को जिसको नहीं पता उसको तो बताना पड़ेगा ना। फिर जिसको मान लो किसी को कभी बुखार नहीं आया, वो डॉक्टर के नहीं गया, तो उसको कैसे पता चलेगा थर्मोमीटर क्या चीज़ है? गंदे बच्चे। ओके, चलो बात करते हैं थर्मोमीटर की। अब काफ़ी ज़्यादा थर्मोमीटर आपके पास देखें, आपने कभी देखा है डिग्री सेल्सियस, कभी देखा होगा डिग्री फ़ारेनहाइट, कभी देखा होगा केल्विन। ओए डिग्री केल्विन नहीं बोलने का, ठीक। 3 तो आपने देखे हैं, जो 5 होते हैं बेसिकली। एक ल्यूमर होता है, एक लेनिन होता है,
ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर हैं, सॉरी थर्मोमीटर हैं। अब उनको सोल्व कर कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं कि आपस में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। सो ये तो अगर लिखना चाहो तो लिख लो, बाकी बात करते हैं टेम्परेचर्स के बारे में, सॉरी थर्मोमीटर के बारे में। ओके बच्चों, अब जो हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन अमंग डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स या रिलेशन अमंग डिफरेंट डिफरेंट थर्मोमीटर के अलग अलग थर्मोमीटर्स के बीच में क्या क्या रिलेशन होता है वो देख लेते हैं एक बार। फिर ये तो हमें पता है, अच्छे चल यहाँ से आपको एक चीज पता चलेगी थर्मोमीटर बनाए किस तरीके से, किस बिहाफ पर थर्मोमीटर बनाया गया, ठीक है। सबसे पहले आपने ये देखा है कि मान लो अगर आपको डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है, इसको आपको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो आप क्या करोगे, केल्विन इज इक्वल टू 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस, या कोई कहीं जगह आप ओनली 273 भी लिखते हो, 0.15 को स्किप कर जाते हो, ठीक है। इसी तरीके से आपको अगर डिग्री केल्विन में टेम्परेचर गलती होगी, केल्विन में दिया हुआ है डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आप उल्टा कर देते, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15 डिग्री जो भी है, ठीक। इस तरीके से आप टेम्परेचर फाइंड आउट करना सीखा। अब ये बेसिकली आया फॉर्मूला कहाँ से, अभी तक बचपन में यही सारी चीज सीखते हैं, लेकिन फॉर्मूला आया कहाँ से वो देखते हैं, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है, कहीं आप चाहो तो खुद का टेम्परेचर, खुद का थर्मोमीटर भी बना सकते हो। केल्विन वाला मैंने ही बनाया था पिछले दिन, आपको पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ, मजाक सर मजाक। अब बच्चों कभी भी थर्मोमीटर की बात आए, कहीं भी कोई भी रीडिंग लो, कोई भी थर्मोमीटर लो, वहां पर दो पॉइंट हमेशा फिक्स होते हैं। एक होता है आइस पॉइंट, ठीक है, हम इसे कई बार फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। दूसरा होता है मेल्टिंग पॉइंट, इसे कई बार स्टीम पॉइंट भी बोला गया, ठीक है। तो आइस पॉइंट हो या फ्रीजिंग पॉइंट हो, मेल्टिंग पॉइंट हो या स्टीम पॉइंट हो, हर एक थर्मोमीटर में ये दो पॉइंट हमेशा फिक्स होते हैं। इसकी रीडिंग अलग अलग हो सकती है, इससे दिक्कत नहीं है। कहीं यहाँ जैसे हम बात कर रहे हैं डिग्री सेल्सियस की, तो डिग्री सेल्सियस के लिए ये होगा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। अगर फ़ारेनहाइट की बात करूँ या केल्विन की बात कर लेते हैं सबसे पहले, अगर केल्विन की बात करूँ, अगर केल्विन की बात करूं तो ये पॉइंट होता है 273.15 केल्विन, और ये होता है 373.15 केल्विन। आप कोई अपना स्केल बना लो, उसको ले लो 50, 150, कुछ भी ले लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब सबके लिए अलग अलग होता है। फिलहाल मैं बात करता हूँ केल्विन और डिग्री सेल्सियस की। सपोज मैं यहाँ से यहाँ तक के जो पैरामीटर है उसकी लेंथ है स्मॉल है, ठीक है। स्मॉल है मतलब जैसे आप स्केल एज्यूम करते हो, अब स्केल एज्यूम करते हो तो 0 से 10 सेंटीमीटर पर कितने पार्ट्स हो गए, 10 पार्ट हो गए, वो 10 पार्ट इस तरीके से लेंथ ले लेनी है, ठीक है। अब सपोज मुझे यहाँ पर कहीं पर टेम्परेचर मेजर करना है जो है मेरे पास सी, अब सी की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये यहाँ से यहाँ कितनी डिस्टेंस पे है, स्मॉल एक्स, कितनी डिस्टेंस है, स्मॉल एक्स, ठीक। सेम मेरे को यहाँ पर केल्विन मेजर करना है, ठीक। अब ये डेटा अलग है लेकिन स्केल का सारा काम सेम है। वही नीचे आइस पॉइंट है, वही ऊपर मेल्टिंग पॉइंट है, वही इसके बीच की डिस्टेंस स्मॉल एल है, ठीक है। वही इसके बीच की डिस्टेंस स्मॉल एल है, और वही यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल एक्स है, ठीक है। सारा चीज सेम है, बस इसका डेटा अलग अलग है। दूसरी बात कर लो, डिग्री फ़ारेनहाइट को भी लेके आ जाओ, वरना वो भी नाराज हो जाएगा,
इसको नजर नहीं करने का, ठीक है। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करूँ तो डिग्री फ़ारेनहाइट में मेल्टिंग पॉइंट आपको पता है, मुझे भी पता है कि 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ओके। और मैं और क्या भूल गया, हाँ, मैक्सिमम पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। सपोज वापस मुझे यहाँ किसी पॉइंट फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकालनी है जो कि स्मॉल एक्स है और ये स्मॉल एल है, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है, चलो ठीक है। ये सी के एफ क्या है भाई, ये तो मिनिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। अब जो नॉर्मल टेम्परेचर है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में लाई करेगा, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब मान लो नॉर्मल कोई टेम्परेचर सी ले लिया डिग्री सेल्सियस के लिए, नॉर्मल कोई टेम्परेचर केल्विन में मेजर करूंगा तो के ले लिया, फ़ारेनहाइट में मेजर करना है तो एफ ले लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है दोस्तों, मुझे मेजर करना है कि सी के और एफ में आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। मान लो मुझको सी में रिलेशन दे दिया, केल्विन में पूछा कैसे निकालता हूँ, केल्विन में दे दिया सी में पूछा कैसे निकालना है, केल्विन में दे दिया एफ में पूछी है, ठीक है। तो मैं पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं, फिर इन दोनों को सोल्व करते हैं, जो आप पहले आप पढ़ते हुए हो कैसे आता है वो चेक करते हैं, ठीक है। अब सपोज मान लो ये है एक्स टेम्परेचर, ठीक है, सॉरी एक्स डिस्टेंस पे सी टेम्परेचर, इसको मैं ऐसे लिखूं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या टेम्परेचर ऊपर इंक्रीज होता जाएगा। ऑब्वियसली बात है सर, नीचे से ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर नीचे से ऊपर इंक्रीज हो रहा है, तो अगर मैं एक्स बढ़ाऊंगा तो मेरा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। सर सी क्यों लिखा, क्योंकि अरे भाई एक्स मेरा कहाँ है, सी के लिए शो कर रहा है, इसको थोड़ा और ऊपर लेके जाऊंगा एक्स प्लस समथिंग सी प्लस समथिंग, इसको और ऊपर लेके गया एक्स प्लस 10 तो सी प्लस 10, इस तरीके से, ठीक है। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा वैसे वैसे सी भी बढ़ेगा, ठीक है। अब एक्स बढ़ बढ़ के मैक्सिमम कितना हो गया, स्मॉल एल हो गया, ठीक हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो इसको और डिनोट करने का तरीका अच्छा है सी माइनस जीरो, यानी कि एक्स डिस्टेंस के लिए टेम्परेचर डिफरेंस कितना, सी माइनस जीरो, ये आपका सी टेम्परेचर माइनस मिनिमम टेम्परेचर, ओके। दूसरी चीज, अब इस x को बढ़ा के मैंने मैक्सिमम कर दिया स्मॉल एल, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना, 100 माइनस जीरो, 100 माइनस जीरो, 100 माइनस जीरो मेरे जमाने में 100 माइनस जीरो कितना होता है सर, 100 ही होता है, बात क्या कर दी आपने, ठीक हो गया खत्म, ठीक है। नेक्स्ट इधर आओ, इसके लिए जरा बात करते हैं कि x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, k माइनस 273, ओके। देखो सेम ही कर रहा हूँ मैं, बस डेटा अलग है तो यहाँ पर भी डेटा लगा है 273.15, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो 373.15 273.15 दोनों का डिफरेंस कितना है सर, इसका भी यहाँ पे भी 100। अब देखो मैं यहाँ से रिलेशन निकालता हूँ x बाई एल का, मैं यहाँ से रिलेशन क्या निकाला, x बाई एल, x बाई एल तो x सी माइनस जीरो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैंने रेशियो ले लिया अपॉन 100, ठीक है। यहाँ से x बाई एल निकालो, कितना है, k माइनस 273.15 डिवाइडेड बाई 100, इनकी LHS बराबर है तो RHS भी बराबर कर दो, तो आंसर आएगा c माइनस जीरो अपॉन 100 इज इक्वल टू k माइनस 273.15 अपॉन 100, हो गया, 100 से 100 कट, तो c और केल्विन में रिलेशन आ गया, c ये जीरो माइनस जीरो को हटा देता हूँ, बार बार क्या लिखूँ, इज इक्वल टू k माइनस 273.15, अगर k के लिए पूछूं k इज इक्वल टू c प्लस 273.15, सिंपल कैलकुलेशन करिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या है, केल्विन और डिग्री सेल्सियस में, जो अभी तक आप पढ़ते हैं वो आया कैसे, इस तरीके से। अब बात आती है डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए, तो डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए भी इस तरीके से रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f माइनस 32, ठीक है साहब।
एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 212 माइनस 32, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 180 होता है। ओके, तो x बाई एल इज इक्वल टू कितना आया f माइनस 32 अपॉन 180। अब इसमें और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन निकालते हैं, तो f बाई एल x बाई एल एच एस बराबर तो हटा दो, f माइनस 32 बाई 180 और c अपॉन 100 बराबर पुट कर दो सर, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, तो कुछ भी करो आंसर लाओ। सो f माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180 इज इक्वल टू c अपॉन 100। ये कहाँ से आया, यहाँ से c माइनस 0 c होता है और अपन 100 तो c अपॉन 100, ठीक है। इसको सोल्व करो, 10 से 10 कट, ओके। आपको निकालनी है f की वैल्यू 18c 18c बाई 10 प्लस 32, इसको और सोल्व करो, f इज इक्वल टू 9 बाई 5 c प्लस 32। क्या यही रिलेशन होता है फारेनहाइट और सेल्सियस में? आंसर यही होता है। अब सेल्सियस की वैल्यू पता है तो सेल्सियस की वैल्यू पता है तो फारेनहाइट क्या देंगे, फारेनहाइट पता है तो सेल्सियस क्या देंगे। ये तो हुआ फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में, सेल्सियस और केल्विन में आप निकाल चुके हो। अब केल्विन और फारेनहाइट में निकालने को बोलो तो भी हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, f माइनस 32 बाई 180 इज इक्वल टू क्या पुट कर दो, k माइनस 273.15। इसको रफ करना पड़ेगा, करोगे नहीं करो, कर दो सर कर दो। तो इसको मैं यहाँ से हल्का सा रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ये गंदी चीजें हटा देते हैं। अब बात कर रहे हैं केल्विन और फारेनहाइट की बात करते हैं, तो इसका एलएचएस बराबर है, इसको हटा दो, आरएचएस के बराबर पुट कर दो, k माइनस 273.15 अपॉन 100 इज इक्वल टू f माइनस 32 बाई 180। कर दिया इक्वल पुट, चलो आप बड़े सिद्धांत कर दिया आपने, ठीक है। इसको सोल्व करो वापस से, केल्विन को इतना मैं बता दिया, गंदी चीजें बताता नहीं हूँ मैं, है। तो इसको सोल्व करोगे तो वापस से सेम रिलेशन आ जाएगा। इसका मतलब आपके कोई यहाँ आप इन सब की जगह अपना कोई रिलेशन बना लो, नंद मुरारी लाल, ठीक है, नंद मुरारी लाल इसके बनाओ, मिनिमम पॉइंट कोई भी ले लो, मैक्सिमम पॉइंट कुछ भी ले लो, उनसे आप इनको कंपेयर कर लो, सेम फॉर्मूला आएगा, सम मेथड से आप उनको कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो नोट डाउन करो और केल्विन और फारेनहाइट में आप खुद से निकालो रिलेशन। अब कुछ क्वेश्चंस पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस में क्या है, थोड़ा इजी करवा देता, वरना बोलोगे कि आज तो ये क्वेश्चन हार्ड करवा दिया, गंदा बच्चा। एट 28 डिग्री सेल्सियस है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसे आपको पहले कन्वर्ट करना है डिग्री फारेनहाइट, देन कन्वर्ट करना है केल्विन में। बहुत हार्ड क्वेश्चन है, और वीडियो पॉज करो और सोल्व करने का ट्राई करो, होगा नहीं, चलो हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ इसका, ठीक है। मुझे पता है 28 डिग्री सेल्सियस का रिलेशन क्या है, फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो AF इज इक्वल टू 9 बाई 5c प्लस 32, कितना 32। अब 32 F में आपको पता लगाना है, 9 का है कॉन्स्टेंट है, c की जगह 28 पुट कर दो, 28 नहीं कैलकुलेट सही हो जाएगा, 25 रख देता हूँ मैं यहाँ पे। चीटिंग, खुद की कैलकुलेशन के लिए चीटिंग। 25 32, 5 से 25 कितनी बार, 5 बार, तो ये 45 प्लस 32 77 डिग्री फारेनहाइट। यानी कि जो टेम्परेचर आप डिग्री सेल्सियस में इंडिया में मेजर कर रहे हो वो 25 डिग्री सेल्सियस यानी 25 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो वो अमेरिका में जो फारेनहाइट में चेंज करो तो वो कितना होगा 77 डिग्री। तो अगर बोलते हैं कि अमेरिका में टेम्परेचर 77 डिग्री है, यदि यूनिट भी देखो कितना फारेनहाइट, ठीक है। और आप किस में मेजर करते हो सेल्सियस यानी कि 25 यानी कि रूम टेम्परेचर, यानी कि आप आराम से रूम में बैठे रहो बिना एसी के, ठीक है। तो वहाँ का टेम्परेचर सेम, बस यूनिट अलग है, मेजरमेंट करने का तरीका अलग है। आप अपना कोई स्केल बनाते नंद मुरारी, उसकी रीडिंग 180 आती, तो 180 का मतलब ये थोड़ी भाई साहब आदमी भी कर गया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक मान लो एक, अब थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। एक र्यूमर स्केल है, क्या है, एक र्यूमर स्केल है, उसका मिनिमम टेम्परेचर है आपके पास 0 डिग्री, चलो ठीक है।
एक क्वेश्चन है, इसमें आपके पास एक दिया हुआ है र्यूमर स्केल, जो मैंने आपको बताया था ना, कोई स्केल होता है र्यूमर स्केल, ठीक है। अब उसका स्टिंग पॉइंट तो है कितना, स्टिंग पॉइंट का मतलब आपका तो मिनिमम पॉइंट है ना, गधों मैक्सिमम पॉइंट होता है स्टिंग पॉइंट। स्टिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस, और फ्रीजिंग पॉइंट है या आइस पॉइंट है वो है 0 डिग्री र्यूमर, ठीक है। 80 डिग्री र्यूमर और 0 डिग्री र्यूमर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको करना है, आपको ये करना है कि 20 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है र्यूमर में। 20 डिग्री सेल्सियस को क्या में कन्वर्ट करना है, र्यूमर में। कन्वर्ट करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका बताओ क्या, कि रीडिंग जितनी रीडिंग आई है, जितना रीडिंग टेम्परेचर आया है, ये रीडिंग पॉइंट है जो भी है, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन स्टीम पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ये फॉर्मूला लगा दो, कहीं मात खाने वाले नहीं हो, ठीक है। ये सब में काम आएगा। आप चाहे डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में करो, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में करो, फ़ारेनहाइट से केल्विन में करो, केल्विन से फ़ारेनहाइट में करो, कहीं भी करो, र्यूमर में करो, लाइनिंग में करो, कहीं भी करो, सारा टेम्परेचर ये काम है। आप जरा देखो, आपको करना है 20 डिग्री सेल्सियस, इसमें कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। अब जरा इसको वापस आ जाओ, मान लो वापस से पुराने स्केल 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर कोई पॉइंट सी है। अब इसको कंपेयर मुझे करना है र्यूमर स्केल से, मान लो ये सी यहाँ पे आर के इक्वल है, और वही ये 0 डिग्री र्यूमर और ये होगा आपका 80 डिग्री र्यूमर। अब ये वाला पॉइंट फॉर्मूला इस पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो पहले तो है रीडिंग पॉइंट सी माइनस 0, सी कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, सी कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। अरे भाई इसका डिग्री सेल्सियस मुझे इसके र्यूमर से कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसका डिग्री सेल्सियस किसके इसके र्यूमर से कन्वर्ट करना है। तो इसका ये सी है मेरे पास 20 डिग्री सेल्सियस, और ये आर मुझे फाइंड आउट करना है। सो 20 माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। अब जैसे मैंने आपको कंपेरिजन करना सिखाया था, सेम कंपेरिजन कर रहा हूँ, बस मेरे को क्या वहां पे सी और आर पता नहीं थे, यहाँ पे सी पता है, आर पता है, कोई दिक्कत नहीं है, करो, ठीक है। अब आर माइनस 0 अपॉन 80 माइनस 0, इसका मैक्सिमम पॉइंट 80, मिनिमम पॉइंट 0। ये तो हो गया 20/100 इज इक्वल टू आर अपॉन 80। कटपिट हो रहा है, शपैच टुपैच टुपैच टुपैच, तो आर इज इक्वल टू 16 डिग्री। यानी कि जो सेल टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 20 है, वो र्यूमर स्केल में कितना है 16 डिग्री र्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है कि मान लो, एक क्वेश्चन और है, अच्छा और मजेदार क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन लाते कहाँ पर, कोई बात नहीं, निकल आया तो है ना। अब एक क्वेश्चन है, पहले तो एग्जाम समझ में आया। अब एक क्वेश्चन और क्या है कि 30 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज किया मैंने 60 डिग्री सेल्सियस, सुनना बात हो, 30 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इंक्रीज किया 60 डिग्री सेल्सियस, बोले तो डेल्टा टी यानी टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि आपको ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ये मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को पोर्ट को गर्म किया और सेल्सियस के अकॉर्डिंग तो मैंने 30 से 60 कर दिया। अब मैं बात करता हूँ कि ये जो चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर आपको निकालना है डिग्री केल्विन सॉरी फ़ारेनहाइट में, और डिग्री सॉरी ओनली केल्विन में, यानी कि चेंज इन डिफरेंस आपको फाइंड, चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करना है, टेम्परेचर डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। अब सुनो, केल्विन की बात कर लेते हैं पहले। तो केल्विन का टेम्परेचर मैक्सिमम और मिनिमम इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, मैक्सिमम पॉइंट है 373.15, ठीक है, और मिनिमम है आपका 273.15, यानी कि इसका मिनिमम और मैक्सिमम का डिफरेंस कितना है 100 केल्विन, ठीक है।
ओके, इधर आओ, डिग्री सेल्सियस का 100 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका भी डिफरेंस कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों का डिफरेंस कितना है 100 यानी कि इस इधर केल्विन में 1 डिग्री सेल्सियस, वो सॉरी केल्विन में 1 केल्विन इंक्रीज करोगे, इसका मतलब डिग्री सेल्सियस में भी कितना इंक्रीज होगा 1 डिग्री सेल्सियस। यहाँ 10 का डिफरेंस करोगे तो यहाँ पे कितने का खोप आएगा 10 का, यहाँ घपला करो आप 50 केल्विन का, तो यहाँ पर भी केल्विन, यहाँ पर घपला कितना होगा 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 चेंज इन टेम्परेचर ऑफ 1 केल्विन इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बराबर है। तो अगर 30 डिग्री सेल्सियस का आपने क्वेश्चन में टेम्परेचर डिफरेंस है तो केल्विन में भी कितना होगा, तो केल्विन में कितना होगा 30 केल्विन का, कितना होगा 30 केल्विन का, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा इधर आओ, ये तो हुआ आपका फ़ारेनहाइट के लिए, अब फ़ारेनहाइट सॉरी केल्विन के लिए, अब बात करते हैं फ़ारेनहाइट की। तो मान लो मिनिमम टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये है आपका कितना था भाई 212, हाँ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 180, कितना था 180 का, ठीक है। अब सपोज करो 25 रुपये में 25 रुपीज़ में 5 पेन आते हैं, तो 5 रुपीज़ में कितना पेन आएगा सर, क्या बात कर दी है, तो इसको मैं थोड़ा सा इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेडी करता हूँ कि 5 पेन 25 रुपये में आते हैं, तो 1 पेन की कीमत क्या होगी, ये तो आपने बचपन में किया है 25/5 बोले तो 5 रुपीज़, इनकी एक पेन की कीमत कितनी होगी 5 रुपये। सेम कैसे यहाँ कि अगर 180 डिग्री फ़ारेनहाइट 180 डिग्री फ़ारेनहाइट आपने को निकालना तो केल्विन फ़ारेनहाइट में है, तो इसको ऐसा करते हैं 100 डिग्री का सेल्सियस का चेंज इन डेल्टा टेम्परेचर, ठीक है 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज है, तो ये किसके इक्वल है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज किसके इक्वल है 180 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल, किसके इक्वल है 180 डिग्री। सो अगर मैं टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज करता हूँ तो आंसर कितना आएगा, इधर फ़ारेनहाइट में कितना चेंज होगा 180/100 बोले तो 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो यहाँ पर कितना चेंज होगा 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो कितना चेंज हो रहा है 30 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टी इसमें आंसर कितना है 1.8 मल्टीप्लाई बाय 30 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आंसर आया है 54 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें जो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर चेंज आया वो कितना है 54 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये था आपका टेम्परेचर से रिलेटेड बातें। अब एक टॉपिक और आता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। काफ़ी जो वीडियोस है यूट्यूब पर उनमें मैंने देखा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर को इतने अच्छे तरीके से नहीं बताया हुआ, या फिर अगर कहीं बताया हुआ है तो काफ़ी कहीं ने तो स्किप भी किया हुआ है। सो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर लेते हैं अपन, पहले ये नोट कर लो। ओके बच्चों, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या चीज होती है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इस तरीके से काफी टर्मिनोलॉजी आपको सुनने को मिलेगी। बेसिकली इस वाले टॉपिक को हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं, कहाँ केटीजी में, कहाँ पे केटीजी में, ठीक है। तो वहां पे इसको एक बार डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल हम थोड़ी सी नॉलेज यहाँ पर भी ले लेते हैं। होता क्या है बच्चों, मैंने यहाँ पर 3 केसेस के लिए, अलग अलग केसेस के लिए ग्राफ डिनोट किया हुआ प्रेशर और टाइम के बीच में। कहाँ किसके बीच में, प्रेशर और टाइम के बीच में। अब सुनो, जैसे जैसे मैं अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करूँ, देखो पहले टेम्परेचर यहाँ था, मैंने जैसे जैसे इधर की उल्टा जा रहा हूँ मैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करूँगा, क्या प्रेशर भी कम डिक्रीज होगा। ये देखो जैसे 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 मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूँ, प्रेशर भी डिक्रीज होना चाहिए।
अब मेरा कहने का मतलब ये है कि सपोज इधर जैसे मैंने एक सिलेंडर लिया, ठीक है, यहाँ पे है प्रेशर गेज जो प्रेशर को मेजर करे, ये मैंने टेम्परेचर गेज लगाया हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, धीरे 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 इस गैसेस टेम्परेचर डिक्रीज करता हूँ। क्या करता हूँ, टेम्परेचर डिक्रीज करता हूँ, टेम्परेचर डिक्रीज करता हूँ, साथ में प्रेशर भी डिक्रीज होगा, साथ में प्रेशर भी डिक्रीज होगा, ठीक है। अब मैं प्रेशर को डिक्रीज करके 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 किसके इक्वल लाना चाहता हूँ, प्रेशर को किसके इक्वल लाना चाहता हूँ, जीरो के इक्वल लाना चाहता हूँ। क्या आइडियली प्रेशर जो है वो जीरो के इक्वल आएगा? नहीं आएगा। सर आपने कितना भी कोशिश कर लो, प्रेशर यहाँ तक, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करते हुए जीरो भी लेके आओ तो भी प्रेशर कहाँ आएगा, ये आएगा, ये P3, फिर P1, P2, P3 अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर आएगा। अब मैं यहाँ से और इसको टेम्परेचर को डिक्रीज करूँ तो एक ऐसी कंडीशन आएगी बच्चों कि टेम्परेचर जो गैसेस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड। सर ये कैसे पॉसिबल होगा? अरे भाई जब अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, अगर टेम्परेचर, मैं प्रेशर कैसे डिक्रीज कर रहा हूँ, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा हूँ प्रेशर डिक्रीज होगा, ये तो मेरे को भी पता है, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज करने के साथ साथ क्या इसकी स्टेट भी तो चेंज हो रही है, इसकी स्टेट भी चेंज होगी। गैसियस मीडियम से ये कौन सा मीडियम बन जाएगा, लिक्विड मीडियम बनना स्टार्ट हो जाएगा। सो आइडियली ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं टेम्परेचर को डिक्रीज नहीं कर सकता, कर सकता हूँ, बट एक सर्टेन टेम्परेचर पे, एक फिक्स टेम्परेचर पे ये गैसेस का में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा लिक्विड में। मान लो ये सी टेम्परेचर है कोई, तो इस सी टेम्परेचर पे ये सारी गैसेस कहाँ कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो मेरे को स्टडी करनी थी गैसेस पे, और अगर और यहाँ से टेम्परेचर डिक्रीज करके सपोज मैं यहाँ आ गया, सी डैश पे आ गया, तो मेरे सी डैश पे क्या मिलेगा, लिक्विड। गैसेस तो गायब हो गई, गैसेस का क्या बन गई, लिक्विड बन गई। तो ये आइडियली प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, बट फिर भी अगर थ्योरेटिकली बात करें तो अगर मैं ओवर प्रेशर को और टेम्परेचर को डिक्रीज करूं तो प्रेशर कहाँ कट करेगा, इस तरीके से मुझे इमेजिन होगा कि प्रेशर जो है वो एक किसी पॉइंट पर प्रेशर लाइन, प्रेशर जीरो कहाँ हो, इस वाली लाइन पर प्रेशर जीरो कहाँ हो, एक हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पर, ठीक है। तो अगर और टेम्परेचर को डिक्रीज करता हूँ तो प्रेशर कहाँ आएगा, मुझे ऐसा एक पॉइंट कट मिलेगा कि जैसे जैसे मेरी डैश डैश बढ़े, ठीक है। तो एज्यूम किया मैंने कि इस T टेम्परेचर पे, ये T इज इक्वल टू -273.16 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस T टेम्परेचर पे, इस T पॉइंट पे जो है सारी की सारी गैसेस का प्रेशर जीरो है। ये थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। सो इस T टेम्परेचर पे सारी गैसेस का जो प्रेशर है वो जीरो होगी। मान लो सपोज एट T टेम्परेचर जो ऑल गैसेस का प्रेशर है वो किसके इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। और अगर जीरो के इक्वल हो गया इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इस गैसेस में कोई भी प्रेशर नहीं है, इसके जो मॉलिक्यूल है बिल्कुल काम एंड शांत है, यानी कि नो मूवमेंट इन मॉलिक्यूल, नो मूवमेंट इन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, यानी कि गैसेस के मॉलिक्यूल में कोई मूवमेंट होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर प्रेशर ही नहीं है, प्रेशर ही नहीं है तो मॉलिक्यूल में मूवमेंट होना वो ऐसा जरूरी है ही नहीं। क्योंकि अगर मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट करवानी है गैसेस के तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, उसका प्रेशर लेना पड़ेगा, कुछ प्रेशर तो होना चाहिए। और अगर प्रेशर की अपने जीरो कर दे, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हुए, तो उसके मॉलिक्यूल में कोई मूवमेंट होगी नहीं, और मूवमेंट नहीं होगी तो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ये वाली लाइन हम केटीजी में पढ़ने वाले हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये वाली लाइन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब ये सारा काम कहाँ पॉसिबल है, एक फिक्स टेम्परेचर पे। ये वाला काम कहाँ पॉसिबल है, यानी कि वेलोसिटी जीरो हो जाए, प्रेशर जीरो हो जाए, ये सब काम कहाँ पॉसिबल है, एक फिक्स टेम्परेचर पे जिसका है 273.16 एब्सोल्यूट टेम्परेचर, T इक्वल टू 273.16 डिग्री सेल्सियस। ये एक ऐसी फिक्स टेम्परेचर है, ये एक ऐसा फिक्स टेम्परेचर है, यहाँ पे आपको
सारी गैसेस का प्रेशर कितना मिलेगा, 0, यानी कि उसमें ये मिनिमम टेम्परेचर है। ये क्या है, मिनिमम टेम्परेचर। इससे लो आप जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि इस टेम्परेचर पे प्रेशर भी 0, वेलोसिटी भी 0। अगर वेलोसिटी भी 0 तो काइनेटिक थ्योरी से काइनेटिक एनर्जी भी 0, काइनेटिक एनर्जी भी 0। सर कैसे, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अब वेलोसिटी भी 0, सो काइनेटिक एनर्जी भी 0। ये सब किसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, मॉलिक्यूल्स। किसके बारे में बात कर रहा हूँ, इस गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल है ना, इन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ। सो इन सब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी भी 0। अब अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो गई, वेलोसिटी भी 0 हो गई, सो इससे और आगे जाऊं, सर इससे मिनिमम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, ये माइनस से बेटा है ना। इससे मिनिमम टेम्परेचर तो पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं, जा सकता हूँ। पर अगर और नीचे जाऊंगा, इससे और टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, नेगेटिव होना। और ये पॉसिबल नहीं है कि एनर्जी कभी भी नेगेटिव हो। एनर्जी या तो 0 हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। या होता ही नहीं है एक्चुअली में, एनर्जी कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती। इसका मतलब ये वाला पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एनर्जी भी कितनी हो गई, 0 हो गई। और अगर एनर्जी 0, इसका मतलब ये वाला टेम्परेचर एक मिनिमम टेम्परेचर हो गया, एक मिनिमम टेम्परेचर हो गया, ठीक है। अब जब केल्विन भाई साहब ने बात करी, तो उस केल्विन भाई साहब ने इसको बोला 0 केल्विन। क्या बोला, 0 केल्विन, यानी कि 273.16 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल है, 0 केल्विन के इक्वल है। किसके इक्वल है, 0 केल्विन के इक्वल। जो याद करो, अभी जो अपने टेम्परेचर पढ़ा है वो कहाँ से है, उस टेम्परेचर का उस थर्मामीटर, केल्विन और सेल्सियस थर्मामीटर पढ़ा वो यहाँ से है। उन दोनों में रिलेशन इस तरीके से निकाला गया, यानी कि ये जो टेम्परेचर है उन्होंने क्या नाम दिया, 0 केल्विन नाम दिया। किसने, केल्विन ने। किसने, केल्विन ने क्या नाम दिया, 0 केल्विन टेम्परेचर। अब ये जो 0 केल्विन टेम्परेचर है, यानी कि ये एक किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए या पूरे यूनिवर्स में वो मिनिमम टेम्परेचर है जिसके नीचे कोई टेम्परेचर हो नहीं सकता, यानी कि इससे कम कोई टेम्परेचर दुनिया में है ही नहीं। इसीलिए इन्होंने 0 केल्विन नाम दिया। इसीलिए इस टेम्परेचर को बोला जाता है एब्सोल्यूट 0। क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। क्या बोला जाता है इसको, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर भी बोला जाता है। आई बात समझ में। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या चीज है, एब्सोल्यूट 0 क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने केल्विन इनको 0 केल्विन नाम दिया, क्योंकि इससे कम है ही नहीं। अब एब्सोल्यूट टेम्परेचर की डेफिनेशन पूछे 1 लाइन में तो बता दो, क्या बताओगे, कि वो टेम्परेचर जहाँ पे सभी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या हो, 0 हो। वो टेम्परेचर जहाँ पे ऑल मॉलिक्यूल्स एनर्जी, ऑल मॉलिक्यूल्स एनर्जी क्या हो, इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। वो टेम्परेचर जहाँ पे ऑल मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या हो, 0 हो जाए, उसको क्या बोलोगे, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो भी आप अच्छा लगे। आई बात समझ में। ये कंसेप्ट है एब्सोल्यूट 0 का। अब यहाँ से नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं काफी सारी चीजें। अब जो ये तो सब बेसिक चीजें थी, अब ये बेसिक चीजें आपके हर एक टॉपिक वाइज अलग अलग टाइम पे अलग अलग चैप्टर्स में काम आएगी, अलग अलग टॉपिक्स में काम आएगी, ठीक है। तो ये हमने अभी तक बेसिक सीखा है। अब इस बेसिक को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और वहां पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कि किस तरीके से आप अभी हम आने वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे किस तरीके से कंडक्शन करवा सकते हो, किस तरीके से थर्मल एक्सपेंशन हो सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा ऑन दी थर्मल एक्सपेंशन। तब तक के लिए आप इसे पढ़ो अच्छे से, ठीक है। बाय।